Everyone see the uniform, pride, authority, but no one see the struggle behind it. हाँ. So today we have Jyoti Rani ma'am, ex-Indian Air Force officer, जो हमें बताएंगे बहुत सारी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग एसएसबी इंटरव्यूज और अपने लाइफ के बारे में भी, क्योंकि मैम थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स को गाइड कर चुके हैं. तो स्टार्ट करते हैं मैम कि पहले थैंक यू सो मच मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए फॉर वंडरफुल पॉडकास्ट. थैंक यू सो मच पीयूष, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी. मैम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे उस ज्योति रानी मैम से जो यूनिफॉर्म नहीं पहनी हुई थी. तो कैसा आपका चाइल्डहुड था, क्या वो इन्वायरमेंट थी, क्या उस समय बहुत ज्यादा चैलेंजेस थे? देखो, जब तक मैंने एयरफोर्स ज्वाइन नहीं की थी, मैं बहुत ही एक छोटे से शहर से बिलोंग करती हूँ, हरियाणा में. और कहते हैं ना वहाँ पे इतनी फैसिलिटीज तो ऑफ कोर्स बिल्कुल थोड़ी बहुत भी क्या बिल्कुल ही नहीं थी, आई वुड से दैट. और मैं बहुत ही एक नॉर्मल सी स्कूलिंग की है, हरियाणा बोर्ड से पढ़ी हूँ. और हमेशा, क्योंकि मेरी मदर टीचर रही हैं और बहुत स्ट्रिक्ट एनवायरनमेंट में मैं पली बड़ी हूँ. और हाँ, ये पढ़ाई का बहुत अच्छा माहौल था घर में कि कुछ पढ़ना है, बनना है कुछ, यू हैव टू लिटरली वर्क हार्ड टू अचीव समथिंग, राइट? या तो तुम आईएएस आईपीएस बनो, और बैक देन तो यही होता था, इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो, आईएएस आईपीएस बनो, और गवर्नमेंट जॉब को लेकर तो होता ही था. और एक होता है अपना इंटरेस्ट. मेरे पेरेंट्स ने कभी फोर्स नहीं किया कि तुम ये करो या वो करो, लेकिन मेरा खुद का इंटरेस्ट, क्योंकि मैं थर्ड जनरेशन हूँ अपनी फैमिली से, तो मेरा खुद का इंटरेस्ट था कि मुझे यही करना है, मुझे आर्म फोर्सेस ही ज्वाइन करनी है. और ये वो शायद इसलिए भी था क्योंकि पहले भी फैमिली में 2 लोग ऑलरेडी थे. हाँ, मैं अपनी फैमिली की पहली महिला थी जिसने सोचा कि ओके, मुझे एयरफोर्स ज्वाइन करना है या आर्म फोर्सेस ज्वाइन करना है. तो ये एक चीज रही है. और शायद उन्हीं की, क्योंकि पेरेंट्स स्ट्रिक्ट नहीं होते और पढ़ाई पर इतना जोर नहीं होता, आगे करियर को लेकर इतना जोर नहीं होता कि कुछ आपको अपनी लाइफ बनानी है, कुछ अच्छा बनना है, तो शायद आज मैं यहाँ भी नहीं होती. यस मैम, एनवायरनमेंट का कितना रोल होता है कि हमारे फ्रेंड सर्कल, सोसाइटी का कितना रोल होता है हमें डेवलप करने में? बहुत ज्यादा रोल होता है. देखो, हमारी पूरी पर्सनालिटी, हमारे जन्म लेने से लेकर आज तक हमारी जितने भी लोग हमारे जीवन में आए होते हैं ना, कांटेक्ट में आए होते हैं, चाहे हमारे पेरेंट्स, देखो पेरेंट्स तो हैं, पेरेंट्स के अलावा जो हमारी एक्सटेंडेड फैमिली होती है, वहाँ क्या क्या थॉट प्रोसेस के साथ लोग रहते हैं, जीते हैं, क्या उनका थिंकिंग है. आपके दोस्त, कैसे अपने दोस्त बनाए, अच्छे बुरे. एक वो दोस्त होते हैं जो आपको एनकरेज करते हैं कि अच्छा इसको ये करना है तो इसको एनकरेज करेंगे. कुछ दोस्त वो होते हैं जो मैं बहुत ज्यादा सुनती हूँ, बहुत सारे एक्सपीरियंस का ही होता है कि मैम पढ़ना तो चाहते हैं, बट फिर दोस्त बोलते हैं अरे क्या ही करना है, अभी बाद में कर लेना, कल कर लेना, परसों कर लेना, क्या ही हो जाएगा अगर तू हमारे साथ आ जाएगा तो एक वो वाले दोस्त होते हैं. एक वो वाले दोस्त होते हैं कि मैं तो बिगड़ू बिगड़ू, तो हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे. तो एक वो वाले दोस्त होते हैं. तो आपकी सराउंडिंग, आपका माहौल कैसा है, वहां किस चीज को प्रायोरिटी दी जाती है, क्या आप आपका पूरा, आपके स्कूल में टीचर्स का भी बहुत बड़ा रोल रहता है. एक तो टीचर्स वो वाले भी होते हैं, जैसे मैं बहुत सारे जगह पे सुनती हूँ कि मैम टीचर्स का तो कोई, हाँ तुम आओ आओ मत आओ कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम करो करो मत करो कोई फर्क नहीं पड़ता, यू आर ऑन योर ओन. और वही वो उम्र होती है कि जहाँ पे किसी सही इंसान का आपको गाइड करना बहुत जरूरी होता है. अगर आपके टीचर्स, आपके स्कूल, आपका घर का माहौल और आपके फ्रेंड्स आपको एक जैसे मिल गए, फिर तो इट्स रेसिपी फॉर डिजास्टर. ठीक है, तो उसका बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है, क्योंकि आपकी पूरी पर्सनैलिटी, आपका थॉट प्रोसेस, आप कैसे सोचते हैं, बोलते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, आपके मैनरिज्म, हर चीज इम्पैक्ट होती है आपके माहौल से. आप कैसी सराउंडिंग्स में रहते हैं, तो वो बहुत जरूरी होता है. तो चूज योर, कहते हैं ना, अपनी संगति देख भाल के चूज करनी चाहिए, क्योंकि वो आपकी पर्सनैलिटी, आपका करियर, आपकी लाइफ को मेक और शेप दोनों करती है. ठीक है, तो उसका तो बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है. और एसएसबी की अगर मैं बात करूं तो एसएसबी इज ऑल अबाउट योर पर्सनैलिटी. आप क्या सोचते हैं, क्या बोलते हैं, क्या करते हैं, किस तरह से चीजों को परसीव करते हैं. एसएसबी इज ऑल अबाउट दैट. आपका माइंडसेट कैसा है, तो आपका पूरा माइंडसेट आपके बिलीफ सिस्टम से ही शेप होता है. आप बचपन से जो सुनते आ रहे हैं वही आपका माइंडसेट वैसा ही शेप होता जाएगा.
तो मैम आपने बताया कि आप थर्ड जनरेशन है डिफेंस लाइन में अपने फैमिली में, तो आपने कब डिसाइड किया? क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जो एस्पिरेंट है वो किसी फिल्म से मोटिवेट होकर ज्वाइन करना चाहते हैं, इंडियन आर्मी को, इंडियन एयरफोर्स को, या फिर अदर सर्विसेज को। मैं ये नहीं कहूंगी मैं किसी फिल्म से इंस्पायर्ड थी, ऑनेस्टली बिल्कुल मैं ये तो कह ही नहीं सकती। हाँ, लक्ष्य एक मूवी ऑफ कोर्स सबको पसंद है, उस टाइम पे थी, लेकिन मेरा जो देखो, एक तो घर में क्योंकि दो लोग ऑलरेडी थे, फिर ये खुद का मेरा पर्सपेक्टिव था कि मुझे करना है, लेकिन मेरे अंदर ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग तब हुआ जब मैं कॉलेज में आई कि अब मुझे यही करना है। सबको होता है ना कि मुझे ये करना है, वो करना है, चलो 12th हो गई, कॉलेज में आने के बाद ही लोग सोचते हैं कि वो करना क्या है, इंजीनियरिंग तो कर रहे हो पर करना क्या है, ठीक है। तब एकदम कहते हैं ना फर्म डिसीजन लिया कि यही करना है और उसके अलावा कुछ नहीं करना है, राइट। और उसका एक रीजन ये भी था कि मैंने बैंगलोर स्टेशन पे, पेरेंट्स हमें घुमाने ले गए थे, छोटे छोटे थे, बैंगलोर मैसूर ऊटी का ट्रिप था, वापस आने का दिन था, बैंगलोर राजधानी खड़ी हुई है, हम लोग सब लोग, क्योंकि वो वहीं से स्टार्ट होती है तो सब आराम से बैठ के अपना सामान वामान रख के बैठे हैं। मैं और मेरा भाई बहुत छोटे छोटे थे, और मैंने पहली बार किसी ऑफिसर को यूनिफॉर्म में देखा था लाइव अपने सामने, क्योंकि वो उस ट्रेन में उसी बोगी में सफर कर रहे थे। और अब क्योंकि जब फौज में ज्वाइन कर लिया और तब पता चला कि क्यों वो यूनिफॉर्म में स्टेशन पे क्या कर रहे थे, क्योंकि हमने भी वो ड्यूटीज की है। बट हाँ, वो बहुत बड़ा जैसे कहते हैं ना कि आप किसी चीज से मोटिवेट होते हो या किसी चीज से कि भाई वो लाइफ टर्निंग मोमेंट होता है, तो मेरा वो लाइफ टर्निंग मोमेंट तो तब था कि मुझे एयरफोर्स में, और मेरा नो ऑफेंस टू एनी अदर सर्विस, बट इट्स जस्ट दैट एक इंक्लिनेशन टुवर्ड्स वन सर्विस आपकी ज्यादा होती है, तो मेरी एयरफोर्स में की सबसे ज्यादा थी, फिर आर्मी और फिर नेवी। मैम जैसे अभी 10th का बोर्ड हो गया है, रिजल्ट आ गया है, तो आपने क्या स्ट्रीम लिया था? और जो एस्पिरेंट्स डिफेंस लाइन में जाना चाहते हैं, चाहे वो एनडीए के थ्रू जाना चाह रहे हैं, सीडीएस, एफकेट या वेरियस एग्जाम्स के थ्रू जाना चाहते हैं, सिविल सर्विस में जाना चाहते हैं, उन्हें कौन सा स्ट्रीम लेना चाहिए था और आपने क्या लिया था? देखो, मैंने तो इंजीनियरिंग स्टूडेंट थी, और तब तक मैंने ये नहीं सोचा था कि मैं यही करूंगी सिर्फ, क्योंकि मुझे मुझे देखो, जैसे मैंने कहा कि मैं बहुत क्रिएटिव इंसान हूँ, मुझे बहुत इंटरेस्ट था कि मैं या तो फैशन डिजाइनिंग करूं या इंटीरियर डेकोरेशन में कुछ करूं, लेकिन घर वाले चाहते थे नहीं, तुम्हें तो इंजीनियरिंग ही करनी है, इंजीनियर या डॉक्टर बनो, तो वो ऑप्शन था ही नहीं। इंजीनियरिंग में जब मैं आ गई, लेकिन इंजीनियरिंग की सबसे अच्छी बात ये थी कि इंजीनियरिंग करने के बाद आपके पास इतने ऑप्शंस ओपन हो जाते हैं ना, आप कहीं भी जा सकते हो। आप इंजीनियरिंग की ही जॉब में जा सकते हो, किसी कंपनी में जॉब कर सकते हो, आप फौज में जा सकते हो क्योंकि इंजीनियरिंग ऑफिसर्स ऑल सर्विसेज, राइट। उसके अलावा भी अगर आपको चेंज करके कुछ करना है तो यू हैव ऑल द ऑप्शंस। तो मैं तो अभी भी कहूंगी, लेकिन एक और बात है, आपके 4 साल आज का देखो, हमारे टाइम पे बैक इन 2006 2005 की बात बहुत अलग है। आज का सिनेरियो बिल्कुल ही चेंज हो चुका है, और फौज में जाने के लिए आपको सिर्फ इंजीनियरिंग थोड़ी करनी है, आप तो आर्ट्स बैकग्राउंड से भी जा सकते हैं, या राइट। तो डिपेंड करता है कि आपका इंटरेस्ट एरिया का है, तो आपको अपने इंटरेस्ट के हिसाब से मैं कहूंगी, क्योंकि आज के टाइम पे इतना फास्ट पेस पे चीजें बदल रही है ना, हर दिन दुनिया बदल रही है, हर दिन, एवरी डे समथिंग और द अदर इज कमिंग, पूरे टेक्नोलॉजी चेंज हो जाती है। लोग आजकल इंजीनियरिंग अगर कोई कर रहा है तो लोग उससे देखते हैं कि इंजीनियरिंग कर रहा है आज के टाइम पे भी, क्योंकि इंजीनियरिंग का वो रहा ही नहीं है क्रेज, और उसकी रिक्वायरमेंट अगर आप देखो अभी बिकॉज ऑफ एआई कह लो, कैसे भी जितने भी जॉब कट्स हो रहे हैं, सबसे ज्यादा इंजीनियर्स इम्पेक्टेड हैं। और कितने इंजीनियर्स साल दर साल निकलते हैं, लेकिन कितने लोगों के पास जॉब है या कितने लोगों के पास स्किल है, जॉब छोड़ो, स्किल कितने लोगों के पास है। तो आज के टाइम में अगर आप आज की जनरेशन देखो, तो आज की जनरेशन स्किल को बहुत वो कहते हैं ना इंपॉर्टेंस देती है, और देना भी चाहिए, क्योंकि एंड ऑफ द डे आपकी स्किल्स ही आपको कहते हैं ना लाइफ में आगे लेके जाएंगे। तो आज का टाइम डिग्री से ज्यादा स्किल एनहेंसमेंट पे ज्यादा है, कि आप अपनी स्किल्स को एनहेंस करो, आप जिसमें अच्छे हो उस चीज को और बढ़ाओ, उस चीज को और अच्छा करो, और उसमें बेस्ट करो, मास्टर बनो, इंस्टेड ऑफ ना जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स बनने के, यू बिकम मास्टर ऑफ समथिंग। मैम जैसे जो फ्रेंड्स अच्छे होते हैं अपने लाइफ में, एकेडमिक्स उनकी अच्छी होती है, तो पेरेंट्स प्रेशर करते हैं कि आप इंजीनियरिंग करो एज कम्पेयर टू कि मतलब कोई अदर स्ट्रीम लेने के लिए, तो इस पे आपका क्या एडवाइस रहेगा? देखो, मैंने लाइक आई सेड, बैक देन चीजें बहुत अलग थी, आज के पेरेंट्स भी इन चीजों को समझते हैं,
मेजोरिटी समझते हैं, लेकिन आज भी वो एक सेगमेंट है जहां पे आज भी नहीं बिकॉज शर्मा जी के बेटे ने ये किया तो तुम भी ये करो, क्योंकि तुम्हारे दोस्त ने ये किया। देखो हर बच्चा अलग है, हर बच्चे की अपनी कैपेबिलिटीज हैं। जो मुझे पसंद है जरूरी नहीं है कि आपको भी वही पसंद हो, आपका इंटरेस्ट भी, आपका माइंड नेचुरल फ्लो में उस चीज के लिए चलता हो। तो ये समझना बहुत जरूरी है, जस्ट बिकॉज कि सामने वाले ने ये किया, दुनिया में चल रहा है, इसलिए तुम्हें ये करना है, ये एक बहुत गलत डिसीजन है। और मैंने बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट्स को देखा है जो मुझे ये रीच आउट करते हैं और बोलते हैं कि मैम मेरा मन नहीं है पर मैं कर रहा हूँ, राइट? तो वो तो नहीं होना चाहिए। ऑनेस्टली आपको अपने पेरेंट्स को अपने इंटरेस्ट, आपके स्किल्स, आपकी स्ट्रेंथ्स के बारे में बैठ के बात करनी पड़ेगी। दिस इज व्हाट यू वांट एंड दिस इज व्हाट यू आर गुड एट। क्योंकि हर चीज, नॉट ओनली द स्किल और जो आपकी चाहत है, हर चीज के लिए आप एक मनी भी तो देने वाले हो, यू आर गोइंग टू पे समथिंग फॉर दैट। और इंजीनियरिंग, आज के टाइम में इंजीनियरिंग कौन सी सस्ती है, आप ये बताओ। आप अपने लाइफ के पूरे 4 साल दोगे। आज के जेनजीज की अगर मैं बात करूं, दे आर वेरी गुड ऑन यू नो सेइंग दिस एंड टेलिंग अस दिस कि ठीक है मेरे को नहीं पड़ी है कि मुझे 4 साल खराब करूं मैं अपने। मैं डे 1 से अगर मैं कॉलेज में जा रहा हूं, आई वांट टू अर्न आल्सो, लिव इन रियलिटी। वो रियलिस्टिक वर्ल्ड में जी रहे हैं आज, और उसकी जरूरत है। इंस्टेड ऑफ सेइंग कि मेरे 4 साल होंगे और तब मैं सोचूंगा कि मुझे क्या करना है, उससे अच्छा है कि मैं आज सोचूं मुझे क्या करना है। करेक्ट? यस मैम, क्लैरिटी की जरूरत है, बहुत क्लैरिटी। और मुझे बहुत अच्छी लगती है कि आज की जनरेशन बहुत क्लैरिटी, हम चाहे कुछ भी कह लें, जेनजीज ऐसे जेनजीज वैसे, दे आर चैलेंजिंग योर नॉर्मल सिस्टम जो अभी तक चला आ रहा था कि कोई भी चीज को चैलेंज करता है ना तो कुछ पुरानी जनरेशन को बुरा ही लगता है, ठीक है, इसीलिए सबको बुरे लगते हैं। लेकिन अगर उनमें जितनी क्लैरिटी है, इतनी क्लैरिटी हमें हो तो क्या ही बात है। उनके फंडे क्लियर हैं कि मुझे मेरा टाइम काम का इतना है, मेरी लाइफ की प्रायोरिटी ये है, मुझे ये चाहिए। और वो क्लैरिटी होना जरूरी है, नहीं तो आधे से ज्यादा दुनिया तो स्ट्रेस और उसमें ही आजकल परेशान है। अगर आप देखो, मैं स्ट्रेस्ड हूँ, मैं डिप्रेशन में हूँ, आधे से ज्यादा आजकल के बच्चे इन टर्म्स को यूज करते हैं। तो ये बहुत जरूरी है समझना कि आप कहाँ क्या करना चाहते हो, आपका इंटरेस्ट कहाँ है। क्योंकि कहते हैं ना, डू व्हाट यू लव एंड लव व्हाट यू डू। वो तभी आएगा ना जब आप वो चीज करोगे जिसमें आप अच्छे हो, जो आपके इंटरेस्ट का है। यस मैम। मैम जैसे आपने बताया जेनजी की स्किल्स के बारे में कि स्किल सेट होना जरूरी है आज के टाइम में, एज एआई भी आ गई है। तो मैम बच्चों को जो लगता है इमेजिनेशन इज अ नॉलेज बट इट इज अ स्किल सेट, उसे डेवलप कैसे करें इमेजिनेशन। क्योंकि एज पर हम देखें कि एसएसबी में भी अगर कोई बच्चा जा रहा है या फिर सिविल सर्विस में भी जा रहा है तो इमेजिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल करेगी, या फिर किसी भी फील्ड में है तो उसकी सोच, वो क्या सोच रहा है, क्या वो डिफरेंट सोच रहा है एज कम्पेयर टू अदर पीपल, वो इंपॉर्टेंट है। तो कैसे इमेजिनेशन को डेवलप करें। देखो इमेजिनेशन को डेवलप, देखो इमेजिनेशन की जब हम बात करते हैं तो इट टॉक्स अबाउट योर क्रिएटिविटी, हाउ क्रिएटिव यू आर। ठीक है, इमेजिनेशन क्या है कि मैंने एक भी कोई भी चीज देखी और उसके ऊपर अपने तार बुन दिए उसको, और अपनी इमेजिनेशन के हिसाब से उसमें एलिमेंट डाल दिया, और उसको मेरे को जैसी कहानी मुझे लिखनी है मैंने वैसी लिखी। इट्स लाइक राइटिंग अ मूवी। आप अलग लिखोगे, मैं अलग लिखूंगी, चाहे मुझे स्टोरी का बेस लाइन सेम दे दिया जाएगा, लेकिन उसके ऊपर जो मैं बिल्डअप करूंगी वो हम दोनों के लिए डिफरेंट होगी, राइट? इमेजिनेशन को एनहांस करने के लिए ऑब्जर्वेशन बहुत जरूरी है। हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में लेफ्ट राइट अगर आप देखो, हमारी लाइफ आस पास अपने चारों तरफ अगर आप देखो, इतना कुछ हो रहा होता है। ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्व करना बहुत जरूरी है, क्या क्यों किस लिए कैसे हो रहा है, क्योंकि हमारी इमेजिनेशन, हमारी क्रिएटिविटी उन सारी चीजों से इंस्पायर्ड होती है। ऐसा तो है नहीं हम किसी और वर्ल्ड में जी रहे हैं कि हम जी यहाँ रहे हैं, सोच कहीं और कर रहे हैं। एवरीथिंग इज इंस्पायर्ड बाय व्हाटएवर इज हैपनिंग अराउंड अस। हमारी डे टू डे लाइफ में, वर्ल्ड, नेशनली इंटरनेशनली जो कुछ भी हो रहा है उसके चारों तरफ ही पूरा सिनेरियो घूमता है। और एसएसबी की अगर मैं बात करूं, आपकी टेट स्टोरीज सबसे ज्यादा इट्स टेस्ट ऑफ योर इमेजिनेशन, हाउ डू यू थिंक। पॉजिटिव वे में जाती है, आपका माइंडसेट का पॉजिटिव है नेगेटिव है, दैट्स व्हाट इट टॉक्स अबाउट कि आप सोचते कैसा हो, हर चीज को परसीव कैसे करते हो। और परसीव किसी चीज को करने का मतलब यही है, जब आप उस पर अपना पूरा फोकस दोगे, अपनी पूरी, कहते हैं ना, अपने पूरे फोकस के साथ साथ उसको अच्छे से ऑब्जर्व करोगे। हाफ ऑफ द स्टूडेंट्स
एस्पिरेंट्स इसलिए फेल हो जाते हैं कि पिक्चर में जो दिखाया है उसको इमेजिन ही नहीं कर पाते, उसमें आधे एलिमेंट तो वो इग्नोर ही कर देते हैं। दैट्स व्हाट ऑब्जर्वेशन स्किल इज, यू स्कैन थ्रू इट, करेक्ट? और Yes, उसके ma'am. लिए ध्यान देना बहुत जरूरी है। यू कैन नॉट ब्रश ऑफ कि अच्छा इसकी ये तो इम्पोर्टेंट नहीं है। एवरीथिंग इज इम्पोर्टेंट, हर चीज का एक रोल है। इस पूरी कायनात में, सृष्टि में भी हर चीज का एक रोल है। बिना किसी रीजन के तो कुछ भी नहीं हो रहा है दुनिया में। हम ये नहीं कह सकते कि ये लाइफ ये एग्जिस्ट करती है धरती पर बट इसका कोई रोल नहीं है। एवरीथिंग हैज अ पर्पस टू कम इन दिस लाइफ, ठीक है? तो सेम सेम वे आपके पिक्चर में जो कुछ भी दिया हुआ है, एलिमेंट दिया हुआ है, आपको उसको देखना पड़ेगा, उसको अपनी स्टोरी का पार्ट बनाना पड़ेगा। और इमेजिनेशन तभी आपकी, एक तो प्रैक्टिस और आपकी ऑब्जर्वेशन, दीज टू थिंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इमेजिनेशन डेवलप करने के लिए एक गुड ऑब्जर्वर होना जरूरी है। बहुत जरूरी है, जो अपनी चारों तरफ हर चीज पे, रोजमर्रा की जिंदगी में भी क्या हो रहा है, हर चीज पे नजर रखता है, देखता है कि अच्छा ये हो रहा है, ये हो रहा है, ऐसे हो रहा है, वैसे हो रहा है। मैम फिर आप कॉलेज में चले गए तो कब, फिर कॉलेज में कब डिसाइड हुआ कि मुझे जाना है, मुझे कौन फर्स्ट कौन ईयर से? में फर्स्ट ईयर में? फर्स्ट ईयर में ही आई डोंट नो कहाँ से क्लैरिटी थी, बट क्लैरिटी थी। ये तो मुझे भी नहीं पता कि कैसे मैं इतनी क्लियर थी कि बस यही करना है। तो मैम आपने फर्स्ट ईयर में जब डिसाइड कर लिया तो प्रिपरेशन किया, क्या फर्स्ट अटेम्प्ट में आपका सिलेक्शन हो गया? कौन कौन से वेरियस एग्जाम्स दिए आपने? देखो मैंने सिर्फ तीन बोलूंगी मैं, तीन दिए थे। एक था यूनिवर्सिटी एंट्री स्कीम, मैं आर्मी के लिए गई थी। ये 4th ईयर की बात है क्योंकि 3rd ईयर के बाद आप एलिजिबल हो जाते हो। दैट वाज माय फर्स्ट अटेम्प्ट और मैं एसएसबी सेंटर गई थी। एसएसबी में मेरे को जीटीओ के ड्यूरिंग जीटीओ मेरा इंटरव्यू कुछ हुआ भी नहीं था। ड्यूरिंग जीटीओ वन प्लेटफॉर्म इंडिविजुअल टास्क में वन प्लेटफॉर्म टू अनदर जब जंप करना था, मैंने अपना पूरा पैर ही मोड़ दिया। मैंने गलत जंप किया तो मेरा पूरा जो नी था वो एकदम ऐसे ऐसे डायरेक्शन में, इंस्टेड ऑफ लैंडिंग राइट। और मुझे 4 लोगों के लिटरली शोल्डर पे मुझे घर भेज दिया गया वापस। तो मेरा एसएसबी वो पूरा ही नहीं हुआ। एक होता ना कि आपने पूरा तो देखा हो, कुछ तो देखा हो, क्योंकि मेरी हालत ही नहीं थी। मुझे घर भेजा गया, फिर मेरा पूरा डॉक्टर एक्सरे सब हुआ। माय फादर केम टू पिक मी अप क्योंकि आई वाज नॉट इन अ गुड स्टेट। उसके बाद मैंने सेकंड जो मेरा था वो था मेरा एयरफोर्स का, जिससे मैंने एंट्री ली। दैट वाज माय ईकेटी एग्जाम, इंजीनियरिंग नॉलेज टेस्ट दिया, उसके बाद एसएसबी हुआ और उसके बाद मेरा सिलेक्शन हुआ। और मेरे सिलेक्शन होने के बाद और मेरी ज्वाइनिंग में डिफरेंस था। मतलब जो डिस्टेंस होता है ना आपको एक टाइम, क्योंकि आपका मेडिकल हो गया है, ठीक है, उस टाइम पे मेरा एक आर्मी का भी वो था, आर्मी टेक का। तो मैंने वो भी दिया, वो भी क्लियर हो गया। और उन्हें भी, क्योंकि आप लिखते हो उसमें कि कितने अटेम्प्ट दिए, कहाँ दिए, क्या इसका रिजल्ट है, तो वो बता दिया। तो उन्होंने कहा ये तो मेरा वो भी क्लियर था। तो आई हैड 2 ऑप्शंस टू ज्वाइन, बट ऑफ कोर्स मेरी उसी की पहले थी ज्वाइनिंग, तो मैं वही ज्वाइन करना था मुझे। मैम मतलब आपने फेलियर्स उतने नहीं देखे हैं? नहीं, आई नॉट से कि मैंने ऐसे फेलियर तो नहीं देखे। मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में ही हो गया था। और शायद मेरा, अगर मेरा पैर नहीं टूटता तो उसी वाले अटेम्प्ट में पर आर्मी के लिए हो जाता, पर शायद भगवान मुझे एयरफोर्स में भेजना चाहते थे। गॉड्स प्लान। तब तो बहुत बुरा लगा था, बाद में बहुत अच्छा लगा था ये सोच के। तो क्योंकि आपका ड्रीम भी था एयरफोर्स में जाना। तो क्योंकि मेरा ड्रीम, देखो वही ना, मेरी फर्स्ट चॉइस थी। कोई बुरा नहीं है आर्मी, बट एक होता है, एक चॉइस होती है कि अगर दोनों में से चूज करना पड़े तो मैं एयरफोर्स चूज करती। मैम जैसे आपने बताया कि आप कॉलेज फर्स्ट ईयर में डिसाइड कर लिया था, आपको क्लैरिटी थी मुझे डिफेंस लाइन में जाना है, मुझे आर्मी एयरफोर्स इस लाइन में ही जाना है। तो मैम जब आपने बताया कि 2005 2006 उस समय ऑनलाइन एजुकेशन तो बिल्कुल ही जीरो थी, कुछ भी नहीं थी उस टाइम। ना तो कोई व्हाट्सएप होता था, सिर्फ वो नॉर्मल फोन होते थे, उसी में एसएमएस होता था, उसमें भी आप रिचार्ज करवाते थे। दैट वाज द ओनली थिंग। कोई हमारे स्मार्ट फोन्स और ऐसा तो था नहीं कि 1000 चीजें उस पर चल रही हैं। तब इतने ऐसे कोई जो एसएसबी की सेंटर्स और ये कोचिंग और वो कोचिंग सुनते, कुछ भी नहीं था उस टाइम पे। जॉर्ज कैनेडी की बुक थी जिससे मैंने अपना ईकेटी क्लियर किया है, आई विल बी ऑनेस्ट, ठीक है। और बस दैट्स इट।
ना तो उस टाइम कोई यूट्यूब ऐसा था कि भाई 10,000 वीडियो पे पढ़िए, जाके देख लो। हाँ, मैं ये चेक करती थी कि एसएसबी में होता क्या, करते क्या गूगल पे जाके, पर ऐसा कुछ नहीं था। बहुत बेसिक इंफॉर्मेशन थी। मैम प्रिपरेशन कहाँ से स्टार्ट किया, क्योंकि उस समय बिल्कुल ऑनलाइन अरे जीरो था। प्रिपरेशन स्टार्ट करने के लिए भी तो कुछ चाहिए ना, कि भाई पता तो हो, बस एक बेसिक पता है कि ऐसा कुछ होने वाला है, पर एग्जैक्टली क्या होने वाला है तो ये तो पता ही नहीं है ना। वो तो वहीं जाके पता चला। दैट्स व्हाट दे से ना, इट्स द टेस्ट ऑफ योर पर्सनैलिटी, द रियल यू। और रियल यू कब निकल के आता है? जब तुम्हें पता ही ना हो होने क्या वाला है। दैट इज द थिंग। आज ज्यादा इंफॉर्मेशन है, ज्यादा अवेयरनेस है, हर चीज तुम्हें पता है। पीपल ट्राई टू मोल्ड देयर पर्सनैलिटी एज पर द रिक्वायरमेंट, एंड दैट्स हाउ दे फेक इट, और वो वहीं पकड़े जाते हैं। देखो, एसएसबी इज डिजाइन इन सच अ वे, आप एक बार झूठ बोलो। कुछ ऐसे भी शातिर लोग होते हैं जो लिटरली फेक कर सकते हैं और कर देते हैं। मतलब सिस्टम को भी कभी कभी धोखा मिल जाता है, लेकिन वो परसेंटेज बहुत ही कम है, 0.000 में होगा कि एक आध में उसमें भी मान लेती हूँ। लेकिन 99.99% इज यू, आप पकड़े ही जाओगे कहीं ना कहीं। आप एक टेस्ट में, 2 टेस्ट में कर सकते हो, चारों की चारों टेस्ट में आप नहीं फेक कर पाओगे अपनी पर्सनैलिटी, कि इसमें कुछ है, दूसरे में कुछ है, तीसरे में कुछ है। कि पता चले चारों कहते हैं ना, असेसर्स बैठ के आपके बारे में 4 अलग अलग व्यूज दे रहे हैं कि भाई ये तो ये है, दूसरा कह रहे हैं नहीं जी ये तो ये है। इट मींस दैट द पर्सन इज फेकिंग द पर्सनैलिटी। मैम तब तो फोन पे रिजल्ट भी नहीं आता था ऑनलाइन, तो उस समय ऑनलाइन क्या डिफरेंट था आज के टाइम से तब के टाइम में? तब उस पे वो हमारे रिजल्ट को उस पे, एक सेकंड, किस चीज के रिजल्ट की बात कर रहे हो? ये एग्जाम्स की? या अरे तब आराम से बैठ के वहां पे कैफे में बैठ के ये देखते थे। इंटरनेट तो उस टाइम पे ऐसा थोड़ी होता था घर घर में इंटरनेट लगा है, यस ऐसा मैम। तो होता भी नहीं था। ठीक है, तब उस इंटरनेट कैफे में जाके, जहाँ पे इंटरनेट की दुकान पे जाके भैया ये रिजल्ट देख दो। मुझे पता है 8th 10th ऐसे ही तो देखते थे हम सब रिजल्ट, या पेपर में आता था। मुझे पता है हरियाणा बोर्ड का तो पेपर में ही आता था। तो मैम एसएसबी राउंड की बात करते हैं। एसएसबी में क्या है जो मिथ है, जो बच्चों को लगता है एसएसबी 5 डेज के लिए, क्या मिथ है और क्या रियलिटी है उसके एसएसबी? बच्चों को लगता है कि एसएसबी एक कोई भी रैंडम किसी कंपनी का इंटरव्यू, एनी एक्सवाइजी का इंटरव्यू देने जा रहे हो, आप उसमें रट लो। जो बहुत सारे कोचिंग सेंटर्स, मेजॉरिटी ऑफ द कोचिंग सेंटर्स दे एम्फेसाइज, तुम ये कहानी लिख दो, ऐसी पिक्चर आए तो ये कहानी लिख देना, वैसी पिक्चर आए तो ये कहानी लिख देना। ठीक है, 12-15 कहानियां रट लो और बस यही लिख देना। ऐसे ही तुम अपने टेट एसआरटी के रिएक्शंस, वेट के रिस्पॉन्सेज सब रट लो और यही लिख देना। दैट इज द बिगेस्ट मिस्टेक। उन्हें लगता है कि चीजें छुपा लो, उन्हें लगता है कि पीआईक्यू में आधी इंफॉर्मेशन दो ही मत। उन्हें लगता है कि तुम एसडीटी तो ज्यादा कुछ है ही नहीं, कुछ भी लिख दो। उन्हें ये नहीं पता कि हर चीज का एक रीजन है, तभी वो उस टेस्ट का हिस्सा है। सबसे बड़ी गलती, दूसरे के आंसर, दूसरे के दिए हुए प्रेप्ड अप आंसर, प्रेप्ड अप स्टोरीज को रट के याद करके जाना इज द बिगेस्ट मिस्टेक। क्योंकि वो देखो, एसएसबी क्या जानना चाहता है? तुम्हें जानना चाहता है, तुम कैसे इंसान हो वो जानना चाहता है। अब तुम स्टोरी और कहानी लिख के आ रहे हो किसी और के दिमाग की, तो तुम्हारी पर्सनैलिटी कैसे चेक हुई? या दे आर देयर टू चेक योर पर्सनैलिटी। अब मैं आंसर लिखूं कि पीयूष नहीं मुझे ये स्टोरी बताई थी, अरे ये तो पीयूष के दिमाग की उपज है भाई, उसका साइकोलॉजी बताता है वो, ना कि मेरा। चलो मैंने लिख दी, अब वहां पे साइकोलॉजिस्ट खुश भी हो गया होगा कि वाह क्या एस्पिरेंट मिली है मुझे। लेकिन जीटीओ में इस ज्योति रानी की तो अलग पर्सनैलिटी नजर आ रही है, फिर इंटरव्यू में ज्योति रानी बिल्कुल ही अलग हो गई है। तो ये बताओ कि कौन सी पर्सनैलिटी है? स्प्लिट पर्सनैलिटी लेके थोड़ी घूम रही है ज्योति रानी, राइट? कि जो साइकोलॉजी में कुछ और है, जीटीओ में तो बिल्कुल ही कुछ और है, और वहां पे तो कोई तीसरा ही बंदा जा रहा है इंटरव्यू में। तो दैट इज द बिगेस्ट मिस्टेक। और बहुत सारे स्टूडेंट्स ये भी करते हैं, इंटरव्यू के क्वेश्चंस ऐसे एकदम रट के जाएंगे और वहां पे जाके अरे बाबा, उनका डे इन डे आउट ये काम है। एक इंसान जो नेचुरल फ्लो में बोलता है विद कॉन्फिडेंस, और एक जो रटा हुआ आंसर जो उसने एकदम याद करके गया है, ये क्वेश्चन का ये आंसर दे रहा है। जब आप कोई चीज रटोफाइड करके आंसर देते हो ना, वो एकदम स्ट्रेट फेस पे देते हो।
उसको यार 2 सेकंड नहीं लगते ये पता लगाने में ये रटा हुआ आंसर है, प्रेप्ड अप एकदम रट के आया है, या ये अभी नेचुरल फ्लो में निकल रहा है। बच्चे रट के चले जाते हैं, एक आंसर, चलो उस आंसर का भी पे भी कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं, उसका आंसर 2 स्टेप तक प्रिपेयर करके चले जाते हैं। अब वो पूछता है 10 सवाल उसके ऊपर, पहले 2 सवाल का आंसर आप एकदम रिफाइंड वर्ड्स में दे रहे होते हो, बिना रोके एकदम तोते की तरह आपने रट के एकदम बोल दिया वहां पे। तीसरे सवाल तक लेफ्ट राइट वहीं पकड़े जाते हो कि बस हो गया, इतना ही रटा था, अब सोचो कि बोलना क्या है। और बहुत बच्चे बहुत झूठ भी बोलते हैं कि इनको क्या ही पता चलेगा। अरे बाबा, दे आर देयर, दे आर सिटिंग देयर फॉर दिस वेरी रीजन ओनली, राइट? यस तो ये बहुत सारे मिथ्स हैं कि ये बस इतना रट लो ये हो जाएगा, उतना रट लो ये हो जाएगा। अपनी पर्सनैलिटी फेक कर दो, बिल्कुल भी मत करो। और बहुत कई बार ऐसा होता है ना, जैसे एसएसबी में बहुत, मैम मुझे लगा था वो लड़का तो बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा बोल रहा था, बहुत अच्छा उसने ये किया वो किया, पर उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। और सिलेक्शन उनका हुआ जिनसे सबसे कम उम्मीद थी। आप एसएसबी में जाओ तो आधी जनता आपको यही कहेगी, भाई तेरा सिलेक्शन हो जाएगा, भाई सो एंड सो का सिलेक्शन हो जाएगा, उसने इतना अच्छा किया है। उन्हीं का सिलेक्शन नहीं हो रहा होता, और आपको एज अ सरप्राइज मिलता है कि अच्छा इसका सिलेक्शन हो गया। Then you keep thinking यार इसमें ऐसा क्या था, ये तो ऐसा ऐसा लग। अरे बाबा, they are looking for the consistency in across all, कि तुम वो रियल यू रहते हुए नहीं, या हर 2 मिनट में आप कहते हैं ना, आप अपनी गिरगिट की तरह रंग ही बदलते रहते हो। They want to see the reality, they want you to be honest, they want you to be you, not someone else. 5 डेज के एसएसबी में बहुत सारे स्टूडेंट्स डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, सिलेक्ट नहीं हो पाते हैं, कुछ स्क्रीन आउट हो जाते हैं, कुछ कॉन्फ्रेंस आउट हो जाते हैं। बट अगर हम बात करें डे 1 की, तो डे 1 में बहुत सारे स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस आउट हो जाते हैं, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट। तो क्या डिफरेंस, आप मैम 5 ईयर्स से गाइडेंस कर रहे हो बच्चों को, तो क्या डिफरेंस लगता है मैम, जो स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस आउट होता है और जो स्टूडेंट वहीं पे रह जाता है एसएसबी में? उसमें डिफरेंस पता है क्या होता है? देखो, आधे से ज्यादा लोग डिफेंस का एग्जाम का फॉर्म भी ऐसे भरती है, मेरा दोस्त भर रहा है, चल यार तू भी भर दे। मेरे खुद के कुछ ऐसे कोर्समेट हैं जो रिकमेंडेड है, उन्होंने इसलिए भरा था क्योंकि उसका दोस्त भर रहा था, कुछ नहीं था तो भर दिया। दीज आर कॉल्ड नॉन सीरियस एस्पिरेंट्स। वो इसलिए भर रहे हैं क्योंकि बाकी दुनिया कर रही है, और वो फैशन में अभी इस सीजन में फैशन में क्या चल रहा है, चलो डिफेंस के एग्जाम का फॉर्म भर दो, फॉर्म ही तो भरना, क्या जा रहा है, ठीक है, फॉर्म भर दिया। भारत सरकार, कुछ नहीं तो घूम के आ जाएंगे, आधे से ज्यादा जनता का तो एटीट्यूड ये है, कुछ नहीं है तो घूम के आ जाएंगे सरकारी खर्चे पे, है ना? बस घूमने का मौका मिल गया, ठीक, प्रिपरेशन हम करके जाएंगे नहीं। अब आज के टाइम में अगर आप बिना ये जाने जा रहे हो ना, चलो हमारी तो मजबूरी थी, हमारे को तो कुछ था ही नहीं, आपकी कौन सी मजबूरी है? एटलीस्ट नो, एटलीस्ट प्रिपेयर, एटलीस्ट वर्क ऑन योर पर्सनैलिटी। और पर्सनैलिटी आपकी 2 दिन में नहीं चेंज होती। मेरा मंथ एंड पे, चलो भैया 30 तारीख को मेरा एसएसबी इंटरव्यू, आज मैं सोची चलो अब प्रिपरेशन करते हैं। दैट प्रिपरेशन इज नॉट तुम जो लिखने वाले हो, उसके साथ साथ सबसे बड़ी प्रिपरेशन है अपने आप को एज एन ऑफिसर पर्सनैलिटी में लाना। इसके लिए लगता है टाइम, इट टेक्स इट्स ओन स्वीट टाइम, यू हैव टू गिव टाइम टू योरसेल्फ। तो आपकी एसएसबी की प्रिपरेशन टू बिकम दैट ऑफिसर क्वालिटी पर्सन आपकी तब शुरू होनी चाहिए जिस दिन आपके माइंड में थॉट भी आता है कि मुझे ये करना है, नॉट तब। मेजॉरिटी लोग, जब मेरा एसएसबी का कॉल लेटर जाएगा तब मैं करूंगी प्रिपरेशन, नहीं बाबा। प्रिपरेशन आपकी उस दिन शुरू होनी चाहिए जिस दिन यहाँ पे पहली बार वो थॉट आएगा। क्योंकि पर्सनैलिटी को आप मान लो, मेरे में कोई चीज कुछ कमी है जिसको मैं चेंज करना चाहती हूँ, मेरी पर्सनैलिटी में कोई ऐसा ट्रेट है, एक तो उसके ऊपर एफर्ट लगेगा, कॉन्शियस एफर्ट लगेगा। उस चीज को चेंज करने के लिए आपको टाइम देना पड़ेगा, और टाइम के साथ साथ वो इतना टाइम लेगी जब तक वो आपका नेचुरल सेल्फ नहीं बन जाता। कि अगर नींद में भी उठा के पूछो तो आपकी वो सही चीज सही आनी चाहिए, ना कि जो ओल्ड पैटर्न था आपका। दैट इज कॉल्ड, जब तक वो आपके नर्वस सिस्टम में ना आ जाए, मसल मेमोरी में ना आ जाए, उसको 2 दिन में, 4 दिन में, 1 महीने में नहीं होता। इट टेक्स इयर्स, इट टेक्स एटलीस्ट 1 ईयर। तो मैं, और वो भी तब जब आप कंसिस्टेंट एफर्ट करोगे,
डिपेंडिंग ऑन कि आप किस लेवल पे और आपको कहाँ पहुंचना है। अब पता चले आप स्टेप 1 पे और आपको पहुंचना 10 पे, इट्स अ लॉन्ग जर्नी देन, यस, राइट? तो इसीलिए एक तो जो मैंने आपको रीजंस दिए, ऐसे वाले स्टूडेंट्स होते हैं। जो पर्पस है स्क्रीनिंग टेस्ट का कि भैया अगर मैंने 300 लोग बुला लिए हैं तो मुझे फिल्टर आउट करना है। मुझे नहीं चाहिए वो अनवांटेड अनइंटरेस्टेड लोग जो विदाउट प्रिपरेशन आए हैं, जिन्हें कुछ नहीं पता, कुछ लेना नहीं, जो सिर्फ घूमने के पर्पज से आए हैं, इसलिए आए हैं, दोस्त जा रहा है तो चल दोस्त के साथ कहीं घूम आएंगे। वो नहीं चाहिए उन्हें। और इसीलिए वो फिल्टरेशन उन्होंने इतना सेट कर रखा है कि मुझे फिल्टर, वो जो अनवांटेड चीजें हैं वो मुझे चाहिए ही नहीं। इसीलिए वो फिल्टर किया जाता है कि हम उतने ही लोगों को आगे स्टेज 2 में बढ़ाएंगे जिनमें जो किसी थ्रेशोल्ड पे हैं। मैम पीपीटीएस की बात करें तो पीपीटीएस में क्या मिथ्स हैं, और मतलब पीपीटीएस को लिखने का बेस्ट तरीका क्या हो? पीपीटी, देखो पीपीटी और टेट है ऑलमोस्ट सेम, ठीक है। Yeah. बस जस्ट दैट पीपीटी में आप बॉक्स में वो कैरेक्टर्स डिफाइन करते हो, अपना एक्शन अलग से लिखते हो, कहानी लिख रहे हो। टेट में आप डायरेक्टली कहानी लिखना स्टार्ट कर देते हो। टाइमिंग में थोड़ा लिटिल हियर एंड देयर भी, ज्यादा नहीं है, वो 4 मिनट्स का ही है। लेकिन आपसे पीपीडीटी में देखो एज एन ऑफिसर वो देखना चाहता है आप कि आप ऑफिसर की तरह सोचो। भाई ऑफिसर का काम, एक यंग ऑफिसर को भर्ती किया जा रहा है, ना कि 50 साल के लिए। 50 साल के इंसान को थोड़ी फौज भर्ती कर रही है, अफसर बना रही है। एक यंग इंसान को, एक यंगस्टर को अफसर बना रही है, ठीक है। भाई उसको ऑफिस में बिठाने के लिए थोड़ी अफसर बना रही है, उसको ग्राउंड पे रहने के लिए अफसर बना रही है। वो ग्राउंड में ऑपरेशंस करेगा उसके लिए बना रही है। तो आपकी जो स्टोरी है ना पीपीडीटी की, हाईली ऑपरेशनल होनी चाहिए, जिसमें आपके सारे ट्रेड्स ओएलक्यू जिनकी हम बात करते हैं, ऑफिसर लाइक क्वालिटीज निकल के आए, ताकि मुझे ये तो पता हो कि इस एस्पिरेंट में ये क्वालिटी, और वो क्वालिटी है क्योंकि वो उन चीजों पे सोचता है, तभी उसने लिखा है। तो योर स्टोरी हैज टू बी हाईली ऑपरेशनल। और सबसे बड़ी गलती जो कितने साल हो गए अभी, 16 साल से हो गए मुझे एसएसबी, आज भी लोग वही स्टोरी लिख रहे हैं जो 16 साल पहले लिख रहे थे। मतलब क्या, आप खुद सोचो, यहाँ 2 लोगों की सोच सेम नहीं होती। यहाँ पे 16 साल में एस्पिरेंट्स की सोच नहीं बदली, वो आज भी सेम स्टोरी लिख रहे हैं। आधी जनता वही आज, अब आप इमेजिन करो 300 लोगों में से 200 लोग कम से कम सेम स्टोरी लिख रहे होते हैं, क्योंकि यही पढ़ाई है, यही बताई गई है, यही सुनी है और यही लिखनी है उन्हें। बाबा स्टोरी हैज टू बी इंस्पायर्ड बाय योर ओन लाइफ। अपनी लाइफ से, अपनी सराउंडिंग से इंस्पिरेशन लेके लिखोगे तो वो किसी और से थोड़ी मैच करेगी। दैट्स द रियल स्टोरी। जब जब असेसर आपकी स्टोरी पढ़ता है, साइकोलॉजिस्ट, उसकी पहली लाइन, और अब तो एक्शन, क्योंकि उसमें तो एक्शन ही होता है। सबसे पहले आप एक्शन लिख लो कि भाई हो क्या रहा है स्टोरी में, वहीं पे कट कर देता है। ये लो कॉपी पेस्ट, एक और कॉपी पेस्ट, एक्शन। अच्छा ये कुछ नया है, यहाँ बच्चे ने कुछ अपने से लिखा है, ना कि कॉपी पेस्ट जो चला आ रहा है। दैट इज द रीजन। मतलब ट्रेंड को ही फॉलो कर रहे हैं। ट्रेंड को नहीं, कॉपी पेस्ट को फॉलो कर रहे हैं। ट्रेंड तो फिर भी अलग है, उसमें भी अपना दिमाग लगता है ट्रेंड में। यहाँ तो कॉपी पेस्ट किया जा रहा है, एंड दैट्स द रीजन कि नहीं चाहिए उन्हें कॉपी पेस्ट वाले जो अपनी थॉट से एक स्टोरी नहीं लिख सकता। डू यू थिंक कि मुझे ऐसा ऑफिसर चाहिए? राइट? मैम आपने बात किया ऑफिसर लाइक क्वालिटीज की, तो क्या ऑफिसर लाइक क्वालिटीज नेसेसरी है उस एस्पिरेंट में जो एनडीए के लिए ज्वाइन कर रहा है, एसएसबी दे रहा है और सीडीएस को ज्वाइन कर रहा है? एनडीए सीडीएस या देखो ये एनडीए सीडीएस और कौन कौन सी एंट्रीज आती है, आर्मी एयरफोर्स लेटर ऑन ऑल्सो, ठीक है। कोई भी एंट्री हो, कोई भी एंट्री हो, ऑफिसर ही बनाने के लिए आपको लिया जा रहा है, तो ऑफिसर लाइक क्वालिटी सबके लिए चाहिए। इट्स नॉट कि एक पर्टिकुलर उसके लिए चाहिए। सारी एंट्रीज ऑफिसर्स के लिए, सारे उसमें उन्हें ऑफिसर ही बनाना है, ऑफिसर ही ढूंढ रहे हैं, तो भाई ऑफिसर लाइक क्वालिटीज ही चाहिए ना। चाहे वो एनडीए हो, चाहे वो सीडीएस हो, चाहे वो एफकेट हो, चाहे वो कुछ भी एक्सवाईजी एग्जाम हो। मैम डिफरेंट डिमांड्स क्या होती है? जैसे मतलब कोई एनडीए के लिए एसएसबी दे रहा है और सीडीएस के लिए एसएसबी दे रहा है, तो एक्सेसर सोचेगा ना कि ये 12th का स्टूडेंट है, 12th पास आउट। तो उसी लेवल के इंटरव्यू में वो उस लेवल के उससे क्वेश्चन करेगा। आप समझ रहे हो? देखो आप, बाकी कुछ नहीं चेंज होने वाला,
अगर मैं इंजीनियरिंग स्टूडेंट हूँ, मैं इस एक टेक्निकल एंट्री के लिए जा रही हूँ, तो हो सकता है मेरा इंटरव्यूइंग ऑफिसर मुझे टेक्निकल क्वेश्चन पूछे इंजीनियरिंग के लेवल के, या राइट। मैं एनडीए की हूँ, तो एनडीए के लिए जा रही हूँ, मैंने सिर्फ अपना 10th किया है और 12th किया है, ठीक है। अब 12th के लेवल पे ही तो मुझसे क्वेश्चन पूछेगा, ये थोड़ी पूछेगा बताओ इंजीनियरिंग में ये कॉन्सेप्ट क्या था, करेक्ट। यही एक डिफरेंस है, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है। आप अगर आप 12th क्लास आपने क्लियर की है, आप एग्जाम दे रहे हो, पढ़ रहे हो, तो भाई आपको बेसिक सब पता है, वही पूछा जाता है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। बस ये है कि इंटरव्यू में वो 4 क्वेश्चन अलग पूछ लेगा और वो 4 क्वेश्चन आपसे 12th लेवल के पूछ लेगा, दैट्स द ओनली डिफरेंस। मैम ग्रुप डिस्कशन की बात करें तो ग्रुप डिस्कशन में इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट वो लोग कैसे सिलेक्ट हो और क्या गलतियां मेजर करते हैं इंटरव्यू ये ग्रुप डिस्कशन में? ग्रुप डिस्कशन में सबसे बड़ी गलती लोगों को लगता है कि वहां पे चिल्लाना है, वहां चिल्लाना नहीं है। या दूसरा, आपका एसेसर आपको ये नहीं देख रहा है कि आपने कितना, बस किसी को नहीं बोलने दिया, बस आप बोलते चले गए, बोलते चले गए, बोलते चले गए। नहीं बाबा, वो ढूंढ रहा है एक ऐसा एस्पिरेंट जो सबको लेके साथ चलता है, ऐसा नहीं कि बस अपने बोले जा रहा है, बोले जा रहा है। जब, क्योंकि आधे से ज्यादा टाइम तो यही हो रहा होता है कि जीडी का टॉपिक कुछ और होता है, एवरीबडी इज ड्रिफ्टिंग अपार्ट, कोई कुछ बोल रहा है, कोई। द वर्क इज द ऑफिसर सबको वापस ट्रैक पे लेके आए, अपने पॉइंट रखे, पर वापस सबको ट्रैक पे लेके आए। ये क्वालिटी ढूंढ रहा है, वो एक लीडर ढूंढ रहा है, लाइक अ गूगल मैप की तरह ना, जो जो सबको अलाइन करे, ना कि भीड़ में शामिल हो जाए क्योंकि सब चिल्ला रहे तो मैं भी चिल्लाऊं। और इंट्रोवर्ट इसलिए नहीं बोल पाते, उन्हें लगता है कि मैम ये तो फिश मार्केट बन गई है, तो मैं क्या बोलूं। अगर आप बोल नहीं सकते, आप घर बैठे। इफ यू कैन नॉट वॉइस इट आउट, यू कैन नॉट स्पीक अप, व्हाट विल यू डू, यू टेल मी। फील्ड में क्या बोलोगे आप अपने जवानों को कि मुझसे बोला नहीं जाता, मैं इंट्रोवर्ट हूं? नहीं चाहिए। अपने अपने ऊपर काम करो, बी दैट एक्सट्रोवर्ट, एटलीस्ट वॉइस इट आउट। मैं ये नहीं कह रही कि चपड़ चपड़ बोलते रहो, बट जहाँ जरूरत है वहां बोलो, बात करो वहां पे। मैम एक्सट्रोवर्ट का सिलेक्शन का चांसेस ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू इंट्रोवर्ट? ऐसा नहीं है। एक्सट्रोवर्ट का क्या मतलब है? एक्सट्रोवर्ट का यहाँ पे हम उस इंसान की बात कर रहे हैं जो वेल रेड है, जिसने तैयारी की है, जो अच्छे से कम्युनिकेट करना जानता है, जो लोगों से घुलना मिलना जानता है। इंट्रोवर्ट कभी, ऐसे भी मुझसे पूछ लो कि तूने कितने दोस्त बनाए, उसने एक नहीं बनाया होगा। एक्सट्रोवर्ट से पूछो, उसको सबके नाम पता होंगे। या इंटरव्यू पूछता है कितने, ओके हु आर योर फ्रेंड्स हियर, 5 दिन से हो या 2 दिन, जो भी, जब भी उसका इंटरव्यू हो रहा है उसके या अकॉर्डिंग मैं देखूं, 2 दिन 3 दिन 4 दिन, जो भी है, कितने दोस्त बनाए, क्या नाम है, कहाँ से आए हैं। एक्सट्रोवर्ट को सब पता होता है। हाउ फ्रेंडली यू आर, हाउ गुड यू आर इन डीलिंग विद पीपल, हाउ गुड योर सोशल स्किल्स आर, दिस इज ऑल अबाउट सोशल स्किल्स। इंट्रोवर्ट आदमी अपना एक कोने में बैठेगा कि मुझे नहीं करनी किसी से बात, और एक सच है। और एक्सट्रोवर्ट जो होगा ना, वो सबसे बात, हेलो हाय, कौन कहाँ क्या क्यों क्या कैसे हो रहा है, वो सब कुछ पता लगाएगा। वो बंदा अपनी कम्युनिकेशन में बहुत अच्छा होगा। मैं ये नहीं कह रही इंट्रोवर्ट कम्युनिकेशन में अच्छा नहीं हो सकता, बट सिर्फ एक साइड ऑफ द पर्सनैलिटी की, वो जहां बोलना है वहां तो बोल रहा है, लेकिन उसके अलावा वो ना लेफ्ट में हेलो ना हाय कुछ नहीं करता, उसके सोशल स्किल्स तो जीरो है ना फिर, या राइट। क्योंकि फौज में आपको मिलना जुलना घुलना मिलना सब है, सिर्फ सिर्फ आपको रिपोर्टिंग ही नहीं देनी है कि चलो आज मैं अपने सीनियर के सामने खड़े होकर रिपोर्ट, वो भी एक पार्ट है, बट दिस इज ऑल्सो अ पार्ट। एंड वॉट एवर यू टॉक सेंस, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, प्लीज टॉक सेंस। ऐसा नहीं ना कुछ भी रबिश बोले जा रहे हो, यू कैन नॉट लूज टॉक ऑन द नेम ऑफ एक्सट्रोवर्ट, यस यू हैव टू मैम। बी माइंडफुल व्हेन यू टॉक। मैम बात करें अगर ग्रुप डिस्कशन में हमें टॉपिक के बारे में नॉलेज नहीं है या फिर बिल्कुल नॉलेज नहीं है या फिर बहुत कम नॉलेज है, तो कैसे उस सिचुएशंस को डील करना चाहिए? अगेन कम्युनिकेशन स्किल्स कम योर। आपको मान लो नहीं पता उस टॉपिक बारे में, तो पहले जो 1-2 स्टार्टिंग वाले 3 है उनको सुन लो, तुम्हें कुछ ना कुछ अंदाजा तो होगा ही। देखो, आसमान से टपक के कोई टॉपिक नहीं आता, या टॉपिक वही आता है जो जनरली अभी चल रहा होता है। तो आपका अवेयरनेस में होना बहुत जरूरी है कि दुनिया में चल क्या रहा है, मेरे करंट अफेयर्स में क्या चल रहा है। अगर आप ऐसे खाली आते हो, इसका मतलब आपने प्रिपरेशन नहीं की, आपने नहीं पढ़ा, अपना करंट अफेयर्स को बिल्कुल भी प्रिपेयर नहीं करा, आपको नेशनल इंटरनेशनल क्या चल रहा है नहीं पता।
मान लो फिर भी मैं 1% मान लूं कि आपको वो टॉपिक नहीं समझ में आया या थोड़ा कम नॉलेज पे, आप पहले वो पहले वाले 3-4 को सुनो, उससे रिलेट करके कोई अपना स्टेटमेंट, अपनी थॉट बनाओ इंस्टेंट। इट हैज टू बी वेरी क्विक, बिकॉज वहां इतने लोग हैं बोलने वाले हैं, आपको बोलने का मौका नहीं मिलेगा। यू हैव टू फाइंड दैट स्लॉट कि बस जस्ट बटन इन बिटवीन। कोई आपको प्लेटर पे से जाके ये नहीं बोलेगा सो एंड सो प्लीज स्पीक बिकॉज यू कुड नॉट स्पीक। और ऐसे लोगों का वैसे भी सिलेक्शन नहीं होता कि जो खुद से अपने लिए बोल ना पाए, उसको क्या करूं मैं सेलेक्ट करके, बताओ। मीन्स लिसनिंग स्किल्स भी इम्पोर्टेंट है वहां पे। तो लिसनिंग तो इम्पोर्टेंट है ना, क्योंकि मैंने कोई पॉइंट बोला पर सामने वाले ने ऐसा क्या बोला, तो मेरे को उस पे एड ऑन करके उसके आगे क्या बोलना है। ऐसा नहीं ना मैंने बोल दिया मैं अपने ख्वाबों में खोई हुई हूँ। नहीं, यू हैव टू बी लिसन, यू हैव टू बी वेरी गुड लिसनर। क्योंकि जब आप सुनते हो तो आपको 4 चीजें और पता चलती है, फिर उसके रेस्पेक्ट में आपको हो सकता है कोई तीसरी चीज पता हो, तो आप उसको अपना पॉइंट बनाओ। या मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट क्या करते हैं, जब वो होता है ना लेक्चरेट, या सुन ही नहीं रहे होते हैं सामने वाले की, एंड योर असेसर नोटिसेस एवरीथिंग कि आपने दूसरों के बारी पे कितने ध्यान से सुना था। ग्रुप डिस्कशन में लीडरशिप क्वालिटीज कैसे दिखती है, और कॉलेज टाइम पे लीडरशिप क्वालिटीज को कैसे इंप्रूव करें? लीडरशिप क्वालिटी भैया, लीड करो। कहते हैं ना, जब टीचर पूछता है ना, हाँ भाई ये काम कौन करेगा, सब नीचे देख रहे होते हैं। नहीं, टेक चार्ज, टेक चार्ज। छोटी छोटी चीजों से शुरू करो। क्लास की छोटी रिस्पॉन्सिबिलिटी से, फेस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी से, कोई टेक फेस्ट हो रहा है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी से, छोटी रिस्पॉन्सिबिलिटी से शुरू करो। जब कोई भी हाथ ना खड़ा करे ना, करो कि चलो मैं करूँ। दैट इज लीडरशिप। और क्या लीडरशिप? जब जब सब लोग लेफ्ट राइट सेंटर नीचे देख रहे होते हैं ना, देन यू हैव टू से कि आई विल डू इट। दैट इज लीडरशिप। और लीडरशिप बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉट ओनली इन जीडी। लीडरशिप इज कि जिसने कमांड ली, जिसने, और लीडरशिप ये नहीं कि बस मैंने हाथ खड़ा कर दिया। भैया लीडर का काम है सबको साथ लेके चलना। यस आपको सबको साथ लेके चलना, अपनी पूरी टीम को। तो आपके अंदर वो सोशल स्किल्स भी होने चाहिए, लोगों से काम करवाने का, डेलीगेशन का, साथ रहने का, वो सारे स्किल्स आप में होने चाहिए। दैट इज लीडरशिप। जिसे गाइड करना है, जिसे मोटिवेट भी करना है, और जिसको सबको साथ में लेके चलना और कॉन्फ्लिक्ट को भी रिजॉल्व करना है। राइट? या मैम। दैट इज लीडरशिप। मैम इंटरव्यू राउंड, जब हम एसएसबी में जाते हैं, किसी स्टूडेंट का सेकंड इंटरव्यू होता है, किसी का थर्ड, किसी का फोर्थ, तो क्या इंटरव्यू से पहले प्रिपरेशन रहनी चाहिए, और इंटरव्यू में कैसे क्वेश्चंस एक्सपेक्ट किए जाते हैं, क्या मिथ्स है इंटरव्यू के लिए, और एसएसबी के दौरान किस चीजों का पॉइंट्स ध्यान देना चाहिए जो इंटरव्यू में पूछा जा सकता है, जो आपने एसएसबी में किया है अभी तक? क्यों? वो देखो, एसएस इंटरव्यू में जब आप जाते हो तो यू हैव टू बी वेरी ट्रूथफुल व्हाट यू से। और सबसे ज्यादा बड़ी मिस्टेक, पीआईक्यू में भरेंगे कुछ, जब इंटरव्यू सेम चीज पूछेगा, उसमें से आधे स्टेप्स गायब कर देते हैं मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स। को करिकुलर एक्टिविटीज, हॉबीज, एक बताएंगे जब बोल के बता रहे हैं, जब इंटरव्यू हो रहा है। पीआईक्यू में लिखी हैं 10 चीजें। इंटरव्यूअर पूछता है अच्छा और कुछ नहीं सर। भाई तूने पीआईक्यू में तो ऐसे अपनी कहते हैं ना कसीदे पढ़े हैं अपनी होशियारी के, कि मैं तो पता नहीं ये भी किया और वो भी किया। अब कहाँ गया वो सब? मिसमैच। झूठ बोल रहे हो तुमने सिर्फ भरने के लिए भरा है। इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ, लोग पीआईक्यू को, बच्चे ना सबसे ज्यादा ऐसे लेते हैं, हाँ कुछ भी भर दो, मतलब डींगे हाँक दो उसमें अच्छे से, अपना ऐसे कर दो कि बस मेरे से अच्छा तो कोई है ही नहीं एस्पिरेंट यहाँ पे। लेकिन व्हेन इट कम्स टू रियलिटी इन योर टॉकिंग, व्हेन जब इंटरव्यू होता है, तब वो सारी चीजें आपको याद क्यों नहीं रहती? वो इसलिए नहीं रहती क्योंकि उसमें से आधे से ज्यादा आपने झूठ लिखा है ना, तो झूठ नहीं याद रहता। जो चीज हमने खुद अपने हाथों से की होती है, जी होती है, करी होती है ना, वो कभी नहीं भूलती है। ये तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। फिर उसमें हम झूठ बोलते हैं, झूठ पे झूठ बोलते हैं, और फिर हम पकड़े जाते हैं। लोगों को लगता है कि अरे मुझे कुछ नहीं आता। अरे बोलो सर आई डू नॉट नो, नहीं आता मुझे ये आंसर, बट मैं ढूंढ लूंगी। या बच्चे क्या करते हैं, नहीं आता है बट कुछ का कुछ बोलते जाएंगे। अरे बाबा, एक्सेप्टेंस, दैट इज कॉल्ड एक्सेप्टेंस। आपको कुछ नहीं आता, अपनी कमियों को एक्सेप्ट करना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऑनेस्टी, एक्सेप्टेंस। फिर अब वो पोर्ट्रे करना जो आप नहीं हो, वो बनो ना, बी हु यू आर, वही रहो जो आप हो। तो इंटरव्यू में सबसे इंपॉर्टेंट है जस्ट बी हु यू आर।
as realistic as you can be, that much real. एसएसबी में एस्पिरेंट्स जो है वो फेक पर्सनालिटी दिखाते हैं एज कम्पेयर टू कि वो सोचते हैं कि जो हमारे इंटरव्यूइंग ऑफिसर है वो उन्हें जज नहीं कर पाएगा। और क्या एसएसबी इंटरव्यू में जब हम इंटरव्यू देने जाते हैं क्या उसको प्रीवियस रिकॉर्ड्स पता होते हैं कि मतलब इन्होंने डे 1 में क्या किया है, डे 2 में क्या किया है? देखो, उन्हें लगता है अगर कि ये वो हमें पकड़ नहीं पाएगा तो वो सबसे बड़े बेवकूफ है। फिर अगर वो ये थॉट के साथ जा रहे हैं कि इंटरव्यूअर ना तुम्हारे जैसे रोज का काम है उसका, दैट इज हिज जॉब, हिज और हर जॉब, कि तुम जैसे बच्चों को ही वो रोज देखता है। तो सोचो, तुम तो आज एक पहली बार देख रहे हो, वो रोज देखता है, तो उसका एक्सपीरियंस सोचो, ठीक है, दैट इज वन। और उसको ये नहीं पता होता तुमने डे 1 पे क्या किया। अभी तो वो सारी रिपोर्ट तो तब खुलती है जब कॉन्फ्रेंस में 4-5 एक साथ मिलते हैं, या ठीक है, वो तब खुलती है। लेकिन वो आपसे पूछता है, अच्छा बताओ आप अभी तक जितने भी टेस्ट हुए हैं वो कैसे रहे, क्या तुम्हें अच्छा लगा, क्या तुम्हें बुरा लगा, कहाँ तुमने गलती की, बताओ। यू हैव टू बी रियलिस्टिक। हाँ कि सर मेरे को लगा कि शायद मैंने वो चीज गलत कर दी। दे रियली रिस्पेक्ट ऑनेस्टी। नहीं सर मैंने तो ऐसे एकदम बढ़िया किया कि मैं क्या ही बताऊं। वो एटीट्यूड में होते हैं सर 100% से। हो सकता है कोई एक होगा जिसने अच्छे से किया है, वो बोलेगा कि सर मैंने अच्छे से किया, और आधे से ज्यादा एस्पिरेंट वो झूठ ही बोल रहे होते। और सबसे पता है वो क्वेश्चन क्यों पूछा जाता है? इंटरव्यूअर देखना कि इसमें से कौन है जो वो सच बोलता है कि हाँ सर मेरे ना टेस्ट किए या मैं पनिश नहीं करती या मैंने उसमें शायद गलत। यू वांट मी टू बी ऑनेस्ट एंड एक्सेप्टेंस, दो अलग अलग चीज। सच बोलना और गलती की और गलती को एक्सेप्ट करके उसे करेक्ट करने की कोशिश करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत अच्छा ट्रेट होता है जो अपनी गलती मानते हो तो उसको बोलना चाहिए। मीन्स हम एसएसबी ड्यूरेशंस में खुद को भी एनालिसिस करना पड़ेगा कि मतलब क्या मैं गलती कर रहा हूँ, क्या सही कर रहा हूँ, वो भी इंटरव्यू से पहले अपने। किस चीज में? मतलब सेल्फ एनालिसिस कि मैं क्या सही कर रहा हूँ, क्या गलत कर रहा हूँ उन पीरियड ऑफ टाइम में। जब मैंने मान लो सेकंड डे पढ़ रहा है, थर्ड डे पढ़ रहा है इंटरव्यू, उससे पहले मैंने क्या गलतियां की थी, क्या मेरे पॉजिटिव पॉइंट्स थे। हाँ तो वो देखो आपको पता होता है जब आप कर रहे हो, यू आर इन द प्रोसेस, यू नो यार ये मैंने यहाँ गलत कर दिया, अच्छा मैंने ये बेटर कर सकती थी, या मैं ऐसे कर सकती थी जो मेरे माइंड में उस टाइम नहीं आया। तो दिस इज व्हाट यू आर लर्निंग। आपको पता होता है, देखो सबको पता होता है कि मैंने क्या अच्छा किया क्या गलत किया और कहाँ मैं और बेटर कर सकती थी, या ये मैंने गलती से गलत कर दिया, सबको पता होता है। आज थोड़ी कोई और आके बताएगा पहले आपको, सबको पता होता है। मैम इंटरव्यू के लिए मिथ क्या है लोगों के अंदर कि हाँ इंटरव्यू में एसएसबी इंटरव्यू है स्पेशली, क्या मिथ्स है? बाबा यही तो मैंने मिथ्स बताया कि उन्हें लगता है कि कुछ भी झूठ बोल के चले जाओ, पीआईक्यू में कुछ भी भर दो, इट डजंट मैटर, झूठ बोल दो पकड़े नहीं जाओगे, अपने अपने आंसर्स रट के जाओ, ठीक है, फेक द पर्सनैलिटी, इंटरव्यू विल नेवर कम टू नो। आधे से ज्यादा जनता अपने मार्क्स को भी फेक कर देती है, तुम्हें पता है, अपनी परसेंटेज गलत लिखती है, एंड दे थिंक दे विल नॉट कम टू नो। बाबा दे आर एक्सपीरियंस्ड पीपल, दीज आर द मिथ्स अबाउट इंटरव्यू। यही मिथ है। मैम एसएसबी इंटरव्यू को अगर डिफाइन करना हो इन सिंपल वर्ड्स, क्या जज किया जाता है, या फिर किसी भी इंटरव्यू को, सिविल सर्विस हो या फिर किसी भी इंटरव्यू को डिफाइन करना? देखो सिंपल वन लाइन आंसर इसका, दे आर लुकिंग फॉर अ पर्सनैलिटी। They're not looking for medals. They're not looking for percentages, what you achieved in your 10th, 12th, whatever engineering. They're not looking for macho man, एकदम तुम्हारे कितने डोले छोले biceps बने हो. No, not at all. They are looking for the personality who you are, the honest, authentic self of you. Raw. They don't want anything which is like faked. कुछ का कुछ बनाया हुआ, उन्हें फेक पर्सनैलिटी नहीं चाहिए, बस इसी का टेस्ट है। इट इज द टेस्ट ऑफ योर पर्सनैलिटी, हु यू आर, सिंपल एंड। मैम इन लास्ट वीक मैंने एक इंटरव्यू लिया था आईएफएस ऑफिसर सार्थक प्रसाद का,
जो हिमाचल प्रदेश में भी आईएफएस ऑफिसर है। तो उनका पॉइंट था इंटरव्यू को लेके कि यू शुड नो व्हाट यू नो एंड यू शुड नो व्हाट डू यू नॉट नो। ये इंटरव्यू से पहले आपको पता होना चाहिए। तो इस पे आपका क्या पॉइंट है? अरे तो यही तो मैंने बोला, यू शुड नो व्हाट यू नो एंड यू शुड ऑल्सो नो व्हाट यू डू नॉट नो, दैट द एक्सेप्टेंस। मुझे नहीं पता, एक्सेप्टेड। यू मस्ट नो कि मेरी ये कमियां हैं, आपको अपनी अच्छाइयां, आप एसडी में लिखवाते हैं ना, आपकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं, आपकी बुराइयां क्या हैं, और उन बुराइयां मतलब आपकी कमियां क्या हैं जो आप सही करोगे। तो यू मस्ट नो व्हाट यू डू नॉट नो, दैट इज द एक्सेप्टेंस। चाहे वो आईएएस के इंटरव्यूज हो, चाहे इसके इंटरव्यू में आपको ये बोलना बताना पड़ेगा कि मुझे पता है, आई एम अवेयर ऑफ माय शॉर्टकमिंग्स, बट मैं उन शॉर्टकमिंग्स को सही करने के लिए कर क्या रही हूँ, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ये कहना कि मुझे गुस्सा आता है, हाँ भैया तुमने करा क्या उसको करेक्ट करने के लिए? बस सबके ऊपर गुस्सा ही करते रहते हो, या उसको कंट्रोल करने के लिए कुछ मेजर्स भी ले रहे हो? दैट इज इम्पोर्टेंट, राइट? यस मैम। तो वो सेम ही चीज तो बोली उन्होंने, यू मस्ट नो व्हाट यू डू नॉट नो। ये भी तो आधे लोगों को ये नहीं पता है कि मेरे अंदर कमी क्या है, आधे लोगों को यही नहीं पता, अदर वे राउंड बोलूं से, ये नहीं पता है कि मेरे अंदर भी कोई कमी है। उन्हें लगता है मुझे सब पता है। मैम इंडिया के एक फेमस एजुकेटर है, ऑनलाइन एजुकेटर है। उन्होंने जितने भी एग्जाम्स दिए हैं डिफेंस लाइन में, क्योंकि उन्हें डिफेंस लाइन में जाना था, उन्होंने सारे एग्जाम्स को क्लियर किया है। इससे ये पता चलता है कि उन्हें नॉलेज तो थी सारे एग्जाम्स की, बट ही कुडंट क्रैक एनी एसएसबी इंटरव्यू। जो उनका ड्रीम था डिफेंस लाइन में जाने के लिए, वो ड्रीम ही रह गया। बट ही इज अ गुड टीचर अभी के टाइम में। तो मैम क्या आपको लगता है कि बहुत सारे एस्पिरेंट है जो 10 एसएसबी इंटरव्यू, 7 एसएसबी इंटरव्यू देते हैं, लेकिन सिलेक्शन नहीं ले पाते हैं, क्योंकि उनमें नॉलेज तो है, क्योंकि वो एग्जाम्स को क्रैक कर रहे हैं। अभी मैंने क्या बोला, एसएसबी इज नॉट द टेस्ट ऑफ योर इंटेलिजेंस एंड हाउ मच यू स्कोर्ड इन। अगर ऐसा होता तो जितने भी 90-80 परसेंटाइल वाले ना सारे एसएसबी क्लियर कर चुके होते। दिस इज नॉट द टेस्ट ऑफ योर कितना तुमने झंडे गाड़े थे अपने एकेडमिक्स में, दे आर नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड। एक इंसान आईआईटीएन है, 100% मार्क्स लेता है, घी के 1 नंबर का, उसकी पर्सनैलिटी 0 है, क्या करोगे? विल एसएसबी ever clear this person to become an officer? क्यों? क्योंकि वहां पे आपके 90% नहीं काम आएंगे, आपके 60% वाला बंदा, लेकिन who has all the qualities of an officer, वो काम आएगा। वो आप में आपके नंबर नहीं देख रहे हैं, वो आपके 90% नहीं देख रहे हैं, आपकी नॉलेज नहीं देख रहे हैं कि इसको 10 किताबों के बारे में पता है, उसको 10 सब्जेक्ट के बारे में पता है। वो देख रहे हैं कि ये ऑफिसर बनने लायक फिट है, इसमें वो क्वालिटीज हैं या नहीं। अगर ऐसा होता तो फिर वो तो कट ऑफ मार्क्स ही रखते 80% एंड अबव ओनली, और सारे एसएसबी सेंटर्स से सब क्लियर होके आते। क्यों नहीं होते? दैट इज द रीजन, बिकॉज दे आर नॉट लुकिंग फॉर योर मार्क्स बाबा, दे आर लुकिंग। आधी जनता कहती है अरे इसके तो 90% मार्क्स थे, उसका सिलेक्शन नहीं हुआ, पर एक 60% वाले का हो गया, क्योंकि उसमें वो क्वालिटीज हैं। उसने मार्क्स चाहे नहीं लिए होंगे, उसने नहीं क्लियर किया होगा 90% लाने के लिए, बट उसके अंदर वो क्वालिटीज हैं जो फौज को एक अफसर बनाने के लिए चाहिए, जो आगे जाके बहुत अच्छा अफसराने हिंद बनेगा। जिसे पता है कि मेरे को अपने मेन को कैसे डील करना है, जिसे पता है कि मुझे लीडरशिप कैसे दिखाना है, जिसे पता है मुझे करेज कैसे दिखाना है। मैं ऐसे कितने आईआईटीएंस को जानती हूँ, उनकी पर्सनैलिटी 0 होती है, चाहे वो अपने बैठ के कंप्यूटर पे कुछ भी कर रहे हैं। तो ये दो अलग अलग बातें हैं। तुम्हारी इंटेलिजेंस यहाँ की तुम्हारी पर्सनैलिटी से बहुत अलग है। अगर उनको बोला जाए ना कि जाके एक सोशल गैदरिंग में 4 लोगों से इंटरेक्ट करो, 0, हाथ कांपते हैं उनके। क्यों? क्योंकि वो उनकी पर्सनैलिटी ट्रेट में है ही नहीं, द गुड इन समथिंग एल्स। बट मैम आईआईटीएंस का नेटवर्क भी अच्छा होता है, तो नेटवर्क तो बात करने से ही बनेगा। अलग अलग चीजें, 2 अलग अलग चीजें। पर्सनैलिटी, जैसे हम पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की बात करते हैं ना, तो उनकी किस चीज का नेटवर्क की बात कर रहे हैं? आईआईटी वाले अपने क्लासमेट्स को जानता होगा, ठीक है, फिर मैम आईआईटी से डिफरेंट करके कि मतलब वो कहीं और फील्ड के भी लोगों को जानता है, या फिर किसी सीईओ को जानता है और उससे कनेक्टेड है, काम कर रहा है, तो ये भी तो एक डेवलपमेंट ही कर रहा है वो। 2 अलग अलग चीजें हैं।
या फौज की रिक्वायरमेंट बहुत अलग है। तुम अपने काम से किसी को जानते हो, मैं अपनी कंपनी में अपने बॉस को जानती हूँ, मेरे सारे कलीग्स को जानती हूँ। आर वी कनेक्टेड? आर वी फ्रेंड्स? आर वी मोटिवेटिंग ईच अदर एवरी डे? नो, वी आर जस्ट connected via work, because I have to, either somebody is above me or somebody Yeah, is working with me or somebody is like junior to me, right? उन्हें मैं जानती हूँ at work level, right? But beyond that, there's no connection. There's a difference in that. मेरे साइड में जो बैठते हैं, he is very good in his technical knowledge, but he's not a social person at all. He hardly talks. He hardly interacts. What should I say? He's good in something, but उसके other traits नहीं है उसकी personality में. अगर 5 days के असेसमेंट इंटरव्यू में किसी एक पॉइंट पर असेसर को जज करना हो कि हाँ मतलब इससे मुझे सिलेक्शन, मतलब इसको मुझे रिकमेंड करना है, इसको नहीं करना है, तो क्या पॉइंट होगा? नहीं हो सकता. They are doing it multidimensional. ठीक है, आपका थॉट कैसा है, आप सोचते क्या हो, आपके एक्शंस में क्या आता है, आप बोलते क्या हो, तीनों का अलाइन होना बहुत जरूरी है. मनसा वाचा कर्मणा, इट हैज टू बी अलाइंड. इट हैज टू बी अलाइंड. अगर ऐसा होता तो फिर वो 5 दिन थोड़ी सरकारी खर्चे पे आपको रखेंगे, वो एक ही टेस्ट कर लेते. रिपीटेटिव उसमें आपको टेस्ट किया जाता है, तभी तो आपकी कहते हैं ना रियल यू अंडर प्रेशर निकल के आता है कि आपकी रियल पर्सनालिटी क्या है, राइट? या मैम, इट कैन नॉट बी वन डे अफेयर. फिर तो वो फर्स्ट डे स्क्रीनिंग में ही डिसाइड कर लेते ये ऑफिसर बनेंगे, चलो बाकी जनता चली जाए. ऐसा नहीं होता ना. मैम बात करें 5 डेज एसबी में जो रहता है, सर्वाइव करता है 5 डे और फिर रिकमेंड नहीं हो पाता है 5 डे के बाद, और जो रिकमेंड हो जाता है, डिफरेंस क्या रहता है? क्या स्लाइटली डिफरेंस रहता है? क्योंकि वो भी 5 डे सर्वाइव का किया उनने. हाँ, तो उसको अपनी शॉर्टकमिंग्स पे काम करना पड़ेगा ना. या उसमें डिफरेंस क्या है भैया? अगर आप फेक करके आए हो, अगर आप बिल्कुल सही थे, आपने कोई पर्सनैलिटी में आपके डिफरेंस नहीं आया, आपने आपकी अंदर वो सारी क्वालिटीज वो नहीं देख पाए जो ऑफिसर लाइक क्वालिटीज उन्हें चाहिए कैंडिडेट में, यही फर्क है. आपके अंदर नहीं थी, उसके अंदर थी. दैट्स ओनली डिफरेंस. मैं एसएसबी में यही तो देख रही हूँ, यही तो इंसान ढूंढ रही हूँ कि वो कौन सा कैंडिडेट है जिसमें ये क्वालिटीज हैं. अगर मुझे वो नहीं मिल रही हैं तो आपको बाहर का रास्ता, फिर दोबारा तैयार करिए, फिर दोबारा इंट्रोस्पेक्ट करिए कि मेरे में कहाँ कमी थी, मैंने क्या गलत किया. यही तो इंट्रोस्पेक्शन बहुत जरूरी होता है कि मैं इंट्रोस्पेक्ट करूं कि अच्छा मैंने ये गलतियां करी, अब मैं उन सब के ऊपर काम करूं, उन्हें सुधारूं और अगले एसएसबी में गलतियां ना करूं. या दैट्स द थिंग. मैम जब स्टूडेंट एस्पिरेंट लाइफ में होते हैं, मूवीज देखते हैं या फिर अभी आपका सोशल मीडिया है वो देखते हैं, तो एक डिफरेंट वे देखते हैं कि यूनिफॉर्म के पीछे, मतलब यूनिफॉर्म के साथ कैसे लाइफ होती है, और आपने उस लाइफ को जिया है, तो क्या डिफरेंट लगता है कि जो आप मूवीज में देखते हैं या फिर सोशल मीडिया पे देखते हैं और बहुत अलग है. मूवीज आर नॉट द पोर्ट्रेयल ऑफ द रियल लाइफ ऑफ फौजी, नॉट एट ऑल. इट्स ऑल फ्लैशी, इट्स ऑल गाना गा रहे हैं, वहां से हीरोइन आ रही है, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है. वो इंस्पायर्ड होती है हाँ कुछ इवेंट्स, बट जितना फ्लैशी करके उसको दिखाया जाता है ऐसा कुछ नहीं होता लाइफ में. ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है. वो मूवी है, मूवी इमेजिनरी है, उसमें कुछ एलिमेंट सच्चाई के हैं, बट बाकी तो इमेजिनरी है. आप इंस्पिरेशन ले सकते हो, बट यू कैन नॉट से अरे उस मूवी में ऐसा दिखाया था, अब तो लाइफ ऐसी नहीं है फौज में. नहीं है भैया, रियलिटी यही तो फर्क है. रियलिटी वर्सेस एक्सपेक्टेशंस वर्सेस रियलिटी. You have set your expectations as per movies. Now the reality is way different. या तो मैम एस्पिरेंट लाइफ में जो मतलब ड्रीम्स होते हैं एस्पिरेंट की कि ऐसी लाइफ होती होगी, क्या वो बिल्कुल ही चेंज है? बिल्कुल हाँ, चेंज है भाई, ऐसे तो चेंज होगी ना. मैम इसी कारण मतलब बहुत सारे कैंडिडेट आफ्टर सिलेक्शन रिकमेंडेशन के बाद वो जॉब छोड़ना चाहते हैं. नहीं, ऐसा कोई रीजन नहीं है वो इसलिए जॉब छोड़ना चाहते हैं. देखो, यू कैन नॉट जनरलाइज. बहुत लोगों के अपने पर्सनल रीजंस होते हैं जो छोड़ना चाहते हैं. ठीक है, हर किसी का अपना वर्क एनवायरनमेंट अलग होता है, सबकी लाइफ अलग होती है. यू कैन नॉट से अ जेनरिक स्टेटमेंट कि इस वजह से छोड़ना चाहते हैं. नो, हर किसी का अपना वाई अलग होगा. जो भी छोड़ना चाहता है उसके अपने रीजंस अलग होंगे. इट कैन नॉट बी सेम.
So I totally disagree with that. ट्रेनिंग में बहुत सारे एस्पिरेंट्स हार जाते हैं, क्या ट्रेनिंग्स कैसी होती है वहां पे, और क्या होती है डेली training। रूटीन्स होती है, डेली रूटीन्स क्या होती है ट्रेनिंग के टाइम पे? देखो ट्रेनिंग डफ होती है और डेली रूटीन बहुत अलग होता है उनका। देखो ट्रेनिंग एस्टेब्लिशमेंट में जाके ट्रेनिंग रूटीन आपको टफ बनाने के लिए, आपको एक फौजी बनाने के लिए होता है। आपके सिस्टम में वो पूरा इनग्रेव किया कर दिया जाता है, दिस इज हाउ द फौजी मस्ट लिव लाइक। ठीक है, स्ट्रेस भी डालेंगे, वो फिजिकल स्ट्रेस भी डालेंगे, आपको भगाएंगे, दौड़ाएंगे, पढ़ाएंगे। हर टाइम पे एक ऑफिसर ये नहीं कह सकता मुझे टाइम मिलेगा तब मैं ये करूंगा ना भैया, यू हैव टू फाइंड आउट द टाइम। नोबडी विल गिव यू टाइम ऑन द प्लेटर कि ये कर लो, ऐसा नहीं होगा। तो ट्रेनिंग का पर्पज ही है आपको ट्रेन करना, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली ट्रेन करना फॉर द वर्स्ट ऑफ द सिचुएशंस। फौज में जा रहे हो यार, कोई घूमने थोड़ी जा रहे हो छुट्टी पे। मैम जैसे आपने बताया था कि आपके टू जनरेशन आपके इसी फील्ड में थे, डिफेंस में, तो क्या वहां से डिसिप्लिन आई आपके अंदर भी? मेरे में मैं आई वाज बोर्न डिसिप्लिन, आई वुड से, सिंस माय चाइल्डहुड। आई लोग कहते हैं इन्होंने सीखा, मैं कहती हूँ भैया मैं पैदा ही डिसिप्लिन लेके हुई थी, एंड इट्स अ फैक्ट। मुझे हर चीज टाइम पे, टाइमली चाहिए, टाइम पे चाहिए, और मैं उसे, इट्स एक्चुअली बैड थिंग कि मुझे इधर से उधर होना भी अपना स्केड्यूल पसंद नहीं है। If it has to be on time, it has to be on time. Like आज पता बताया, it has to be time. It's committed. It's committed because I have, fixed everything around that. So that's the reason. तो डिसिप्लिन वो मेरे में और नेचुरली था, मेरे को कोई हाथ पैर नहीं मारने पड़े उसके लिए, और मैं आज भी वैसी ही हूँ। मैम जैसे NDA 1 2026 का भी पेपर हुआ है, अब SSB के लिए बचे जाएंगे, तो आपकी तरफ से इस पॉडकास्ट का और उनके लिए क्या कंक्लूजन होगा, क्योंकि वो SSB में जाने वाले हैं, सेम CDS एस्पिरेंट। सबसे पहले तो अपना प्रिपरेशन, अगर आपने थॉट लिया है तो प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दो अपने SSB के लिए। अपने ऊपर काम करो, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, हर तरीके से काम करो। और चलो इस पॉडकास्ट के माध्यम से बता देती हूँ, मैं अभी तक लाइव क्लासेस लेती थी, SSB बैचेस होते थे। अभी मैं लाइव वाले मैंने स्टॉप किए हैं, क्योंकि टाइम का डिफरेंस काफी हो जाता है। कुछ बच्चों को शाम, मेजॉरिटी सबको शाम को वो चाहिए, जो मेरे पास टाइम नहीं होता। कोचिंग सेंटर्स पे जाके अपना वक्त बर्बाद मत करो, दे विल टेल यू नॉनसेंस चीजें। अगर आपको चीप टैक्टिक्स चाहिए तो प्लीज गो एंड ज्वाइन देम। ठीक है, कि आपको ये कोई बता दे कि ये स्टोरी लिख लेना, ये लिख लेगा, आई एम ए मेंटर। मैंने कल ही अपने सारा जो भी मेरा जो लास्ट बैच था उसका पूरा सब कुछ, पूरा SSB जो मैंने पढ़ाया है बच्चों को, पूरा रिकॉर्डिंग नाउ आई एम गिविंग इट अवे लिटरली इन पीनट्स, बिकॉज आई वांट एवरीबडी टू गो थ्रू इट। इतने ज्यादा मैंने बहुत सारे वो देखे कि इतना ज्यादा लिटरली बच्चों को लूटा जा रहा है ना SSB के नाम पे। डोंट डू दैट, यू कैन एनरोल फॉर दिस। कभी भी लाइफ टाइम में एक्सेस है, अपने टाइम पे पढ़ो, समझो, चीजों को करो, 10 बार विजिट करना पड़े करो, मुझसे पूछो, डाउट्स है मुझसे पूछो कि मैम ये चीज यहाँ समझ नहीं आई, क्लियर। डोंट वेस्ट योर मनी, डोंट वेस्ट योर पेरेंट्स हार्ड अर्न्ड मनी और अननेसेसरी फालतू चीजों में घुस के। आई हैव लिव्ड दैट लाइफ, मैं वहां जा चुकी हूँ, जी चुकी हूँ, उस पूरे पाथ को जी चुकी हूँ, मुझे पता क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। ठीक है, so please don't go to random people, those who do not know anything about it, and just burning out your money. They will not even answer your questions. ठीक है, इतना टाइम हो गया मुझे करते, मुझे पता है कहाँ क्या होता है। so that's my only thing. सो थैंक यू सो मच मैम ज्वाइन करने के लिए। और जो बच्चे SSB के लिए गाइडेंस चाहते हैं तो मैम का इनरोलमेंट फॉर्म आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से भी ज्वाइन कर सकते हैं और SSB के लिए गाइडेंस ले सकते हैं, क्या मिस्टेक्स कर रहे हैं अवॉइड कर सकते हैं, और साथ में डाउट सेशन भी मैम से ले सकते हैं। तो ऐसी वंडरफुल पॉडकास्ट चैनल पे आते रहेंगे। और SSB के लिए जा रहे हो तो आपको बताता हूँ कि इस चैनल पे इंटरव्यूइंग ऑफिसर्स को मैं इनवाइट कर रहा हूँ। तो इंटरव्यूइंग ऑफिसर्स आएंगे जो आपके रियल SSB इंटरव्यू ले रहे हैं, तो उनको मैं बुला रहा हूँ। और साथ में जो एक्स इंटरव्यूइंग ऑफिसर्स थे SSB के, तो उनको भी मैं बुलाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो थैंक यू सो मच, आपने इतने देर तक ये पॉडकास्ट सुना। इससे अपना वैल्यूबल पॉइंट्स को लो और अपनी लाइफ में आगे बढ़ो, पढ़ते रहो, मचाते रहो। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए पॉडकास्ट के साथ।